गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम क्यूमीन से फिनॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए। अगर आप नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा पूछता है। क्यूमीन होता क्या है, किस तरह का होता है, ये भी पूछता है। तो पूरा कंसंट्रेशन अपना बोर्ड पर ही रखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्यूमीन क्या है? तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो बहुत ही ज्यादा पंजेंट होती है, शार्प फ्रेगनेंस होती है और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कैसा लिक्विड? कलरलेस लिक्विड फॉर्म में क्यूमीन पाया जाता है। और इसका जो यूज है ये इंडस्ट्री में होता है, केमिकल्स बनाने में, फिनॉल बनाने में इस क्यूमीन का यूज होता है। ये क्रूड ऑयल में भी पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो बेंजीन रिंग है, क्योंकि एक एरोमेटिक कंपाउंड है तो बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, इस बेंजीन रिंग से जो कार्बन अटैच है इसकी दो वैलेंसी CH3 से आपका अटैच होती है और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से अटैच होती है। तो ये आइसोप्रोपिल ग्रुप है। ठीक है, और इससे बीच में यहाँ पे बेंजीन जुड़ गया तो क्या नाम हो गया इसका? आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, ये प्रोपेन है ना, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से मैंने हटा दिया तो ये कौन सा ग्रुप बन गया? आइसोप्रोपिल ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या जोड़ दिया? बेंजीन जोड़ दिया तो क्या बन गया? आइसोप्रोपिल बेंजीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है ना। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? इंडस्ट्री में यूज होता है फिनॉल को बनाने में। चलिए, तो यहां तक हो गया। अब क्यूमीन क्या है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये भी पूछ देता है कभी कभी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब इससे हम फिनॉल कैसे बनाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इससे हम फिनॉल कैसे बनाते हैं। तो ये क्यूमीन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है। इसे हम जनरल फॉर्मूला में बोलेंगे C9H12। ओके, आइसोप्रोपिल बेंजीन इसका नाम होता है, इसका कॉमन नेम है क्यूमीन और ये कलरलेस लिक्विड होता है, शार्प एरोमेटिक इसकी फ्रेगनेंस होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इससे हम फिनॉल को कैसे बना सकते हैं। ओके, तो यहां पर मैंने ले लिया क्या? क्यूमीन। ओके, अब यहां पर आप देख सकते हो इस एरो के ऊपर लिखा है O2। O2 मतलब क्या? जो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके बारे में बात हो रही है। साथ में सनलाइट को लिया है। सनलाइट मतलब क्या? H-nu। ठीक है, फोटॉन्स की बात हो रही है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो O2 है वो रिएक्शन करेगा इस क्यूमीन से और यहाँ पर कौन सी क्लीवेज होगी? जब भी किसी रिएक्शन में H-nu दिखे आपको, जब भी किसी रिएक्शन में H-nu दिखे तो समझ जाइए कि वहां पर कौन सी क्लीवेज हो रही है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो वहां पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। जब भी रिएक्शन में H-nu दिखे तो समझ जाओ कि उस रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स डेवलप हो रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। इसका मतलब कि इस रिएक्शन में भी फ्री रेडिकल्स आपका बन रहा है। अब बताओ कहां बन रहा है? तो सबसे पहले देखो, इतना समझ में आ गया ना आपको। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है, जो हवा में उपस्थित एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस है, वो सनलाइट के प्रेजेंस में वो फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका जो सिग्मा बॉन्ड है वो फ्री रेडिकल्स में, सॉरी पाई बॉन्ड नॉट सिग्मा, पाई बॉन्ड क्योंकि लूजली हेल्ड होता है इसलिए ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स को ये दोनों ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? होमोलिटिक फ्री रेडिकल क्लीवेज हो रहा है। होमोलिटिक मतलब समान मात्रा में समान। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या हो गया? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें क्यूमीन के बारे में, तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो यहां से क्लीवेज करेगा। कौन सा क्लीवेज? होमोलिटिक क्लीवेज, होमोलिटिक फ्री रेडिकल क्लीवेज करेगा। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन इसका यहां आया और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इस कार्बन के पास आया। तो अब आप सोच रहे होगे मैम ये हाइड्रोजन ही क्यों करेगा? CH3 में भी तो हो सकता था CC के बीच में। नहीं, देखो कोई भी आपका स्पीसीज है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने की ही कोशिश करेगा। केमिस्ट्री में कोई भी स्पीसीज, कोई भी कंपाउंड अपने आप को स्टेबलाइज करने की ही कोशिश करता है। तो अगर यहाँ पर आपकी फ्री रेडिकल ब्रेकिंग होगी तो CH3 मैथिल फ्री रेडिकल बनेगा जो लेस स्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ से अगर ब्रेकिंग होगी, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस हाइड्रोजन इस कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा
और इस कार्बन पे फ्री रेडिकल आएगा ना। अब यहाँ पर जो कार्बन पे फ्री रेडिकल आ रहा है वो टर्सरी फ्री रेडिकल है, टर्सरी फ्री रेडिकल जो मोर स्टेबल होता है। तो कोई भी स्पीसीज अपने आप को स्टेबल करने की ही कोशिश करती है, ना कि लेस स्टेबल। इसलिए यहाँ पर ये दोनों के बीच की ब्रेकिंग नहीं हो रही है, इन दोनों के बीच की ब्रेकिंग हो रही है। मैं तेज तो नहीं बोल रही हूँ ना, आपको समझ में आ रहा है ना अच्छे से? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक बार सुन लीजिए कि आपका सनलाइट के प्रेजेंस में जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर CC के बीच का भी तो फ्री रेडिकल बनना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि कोई भी जो स्पीसीज है वो अपने आप को स्टेबल ही करने की कोशिश करती है, ना कि लेस स्टेबल। अगर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा और फ्री रेडिकल्स बनेगा तो मेथिल फ्री रेडिकल बनेगा जो लेस स्टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है, फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे आया, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन पे आया, तो यहाँ पर टर्सरी फ्री रेडिकल्स बन रहा है जो मोर स्टेबल होता है। इस वजह से इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ही क्लीवेज होगा। इज दैट क्लियर? अब समझ में आ गया बढ़िया से? चलो ठीक है, ये नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाला बॉन्ड यहाँ पे क्लीवेज हो रही है। तो अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन अलग हो गया H फ्री रेडिकल के फॉर्म में, अलग सेपरेट, ठीक है। अब ये H जो रेडिकल है इस ऑक्सीजन रेडिकल के साथ क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा भाई, क्योंकि वो भी एक अनस्टेबल फॉर्म में है ना। फ्री रेडिकल्स वैसे भी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, वो तुरंत ही किसी और से जुड़ जाते हैं, किसी दूसरे फ्री रेडिकल्स पर अटैक कर लेते हैं, ठीक है, और फिर से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो ये जो फ्री रेडिकल है H फ्री रेडिकल, ये इस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल के साथ जुड़ गया। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स है, ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल इस कार्बन फ्री रेडिकल के पास आकर जुड़ गया, ठीक है। अब क्या बना जरा देखो तो, अब यहां पर आपका कौन सा इंटरमीडिएट बन रहा है, बिल्कुल ध्यान दीजिए। यहां पर ये हो गया, ये C हो गया, और ये हाइड्रोजन हट गया था ना, और इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ गया था। तो ये ऑक्सीजन जुड़ गया, इस ऑक्सीजन से ये वाला ऑक्सीजन जुड़ा है, अलग नहीं हुआ है, क्योंकि एक बॉन्ड अभी नीचे का दिख रहा है ना आपको, और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन, ये जो फ्री वाला था वो जुड़ गया। ये बनेगा कि नहीं? फिर से देखो, इस कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ गया, इस ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, इस ऑक्सीजन से ये हाइड्रोजन आके जुड़ गया। अब इस कार्बन की जो 2 CH3 है वो भी तो हम बनाएंगे ना कि नहीं, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, ठीक, खत्म। इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा है, O सिंगल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड। तो जब भी पेरोक्साइड बनता है तो समझ जाओ कि फ्री रेडिकल के फॉर्म में ही बन रहा है वो, ठीक है, फ्री रेडिकल के हेल्प से ही बन रहा है। तो यहाँ पर क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड आपका एक इंटरमीडिएट बन गया, ओके। अब यहाँ पर क्या होगा, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड बन गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका एसिडिफिकेशन होगा, एसिड, ये मैकेनिज्म नहीं बता रही हूं मैं आपको, अभी मैकेनिज्म बताऊंगी, ठीक है। एसिडिफिकेशन, ठीक है, एसिडिफिकेशन कहो या हाइड्रोलिसिस कहो, H+/H2O लाओ या HCl लाओ, कुछ भी ला सकते हो, ठीक है। तो यहां पर आपका बन जाएगा फिनॉल और एसीटोन, CH3 COO CH3। तो यहाँ पर आपके 2 प्रोडक्ट आपको मिले, मेन प्रोडक्ट आपका मिला फिनॉल और बाई प्रोडक्ट मिला एसीटोन। तो ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड है, इसका जब हमने एसिडिफिकेशन कर दिया तो फिनॉल और एसीटोन हमें मिल गया। अब कैसे एसीटोन मिला, क्योंकि ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये पूरा एक एसीटोन के फॉर्म में निकल जाएगा और ये OH आकर यहाँ जुड़ जाएगा तो आपका फिनॉल बन जाएगा। लेकिन इसकी मैकेनिज्म मैं भी पूरा डिटेल से आपको बताऊंगी, ये तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए बता दिया। ये मैकेनिज्म समझ में आया ना आपको? ठीक है, अब मैं इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है तो लिख लो, मैं यहाँ पर साइड में हो जाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, तो क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनता है, इसका रिएक्शन मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ये है क्यूमीन, ओके, ये है आपका क्यूमीन C, और इसका यहाँ पर मैं खोल कर दिखाती हूँ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, क्योंकि मुझे ब्रेकिंग वगैरह दिखानी है। और यहाँ पर आपके 2 CH3 ग्रुप इस कार्बन से अटैच है, तो ये क्या बन गया आपका क्यूमीन, ओके। इसका रिएक्शन किससे हो रहा है, हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस से हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलिटिक
फ्री रेडिकल क्लीवेज होगा। ठीक है, यहाँ पर होमोलिटिक बॉन्ड बने टूटेंगे, ब्रेक होंगे और फ्री रेडिकल्स आपके बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सनलाइट गिरा इस ऑक्सीजन पर और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, तो आपके रेडिकल्स बन गए। उसी तरीके से सनलाइट आपका इस बॉन्ड पर गिरा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव किया और यहाँ पर कार्बन फ्री रेडिकल, यहाँ पर हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपका बन गया। अब क्यों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, सब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, दोबारा मैं नहीं बता रही हूँ। अगर दोबारा देखना है तो आप बैकवर्ड जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, क्यों ये ब्रेक कर रहा है, क्यों सी नहीं कर रहा है, क्यों ये CH आपका क्लीवेज हो रही है, CC क्यों क्लीवेज नहीं हो रही है और CH क्यों क्लीवेज हो रही है, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर आपका एक और बात मैं यहाँ बता देती हूँ कि आप लोग देख रहे होंगे जो मैंने एरो बनाया है वो कुछ इस तरह से बनाया है। तो इस तरह से एरो बनाने का मतलब होता है कि फ्री रेडिकल्स आपके बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तब हम एरो को ऐसे दिखाते हैं। और अगर मैंने एरो को अगर ऐसे बनाया, ठीक है, जो हेड है कुछ इस तरह से है, तो इसका मतलब कि आयंस बन रहे हैं, पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के ट्रांसफर होंगे तब नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आएगा एटम पर, तब वहां पर आप इस तरह का एरो को शो करेंगे। लेकिन अगर आपकी क्लीवेज हो रही है, फ्री रेडिकल बन रहा है, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो वहां पर हम आधा एरो को दिखाते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया कहीं साइड में नोट कर लीजिए। ठीक है, आपके फ्यूचर के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ ऑफ एरो इसलिए दिखाया है क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फ्री हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है, क्योंकि यहाँ से तो ये पूरा ब्रेक कर गया ना, यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन पूरा सेपरेट हो गया और ये ऑक्सीजन अभी भी एक बॉन्ड से अटैच है, पूरा अलग नहीं हुए हैं, केवल एक ही बॉन्ड उनका क्लीवेज हुआ है, एक बॉन्ड तो सही सलामत है। तो ये जो आपका हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल है वो इस कार्बन फ्री रेडिकल से जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनेगा। कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है, इस कार्बन से जो 2 CH3 पहले अटैच है उनको मैं अच्छे से पहले अटैच कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन, इससे भी ऑक्सीजन जुड़ा है, इससे हाइड्रोजन, ये चीज कैसे देखो। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा है, इस ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन जुड़ा है, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अटैच है, ये कार्बन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से जुड़ा है और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन तो हट गया ना, पूरा सेपरेट हो गया ना बॉन्ड। तो इस तरह से आपका ये बन गया, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट बन गया। अब यहां तक की मैकेनिज्म मैंने आपको रिपीट कर दी। ठीक है, अभी रिएक्शन में भी मैंने बताया था, अब जो बताने जा रही हूं बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब यहां पर हम एसिडिफिकेशन करेंगे, एसिडिफिकेशन करो या हाइड्रोलिसिस करो। ठीक है, H+/H2O लो या आप केवल H+ लो। ठीक है, सब एक ही चीज है। तो यहाँ पे जब हम H+ को लेंगे तो आप देख सकते हो कि इस पेरोक्साइड में, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, तो ये है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्योंकि इसी पेरोक्साइड बॉन्ड इस कंपाउंड में बन रहा है। तो जब हमने H+ लिया है मीडियम में, वो क्या करेगा, वो इस ऑक्सीजन पर आकर जुड़ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है और ये है न्यूक्लियोफाइल। इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, जाके उससे जुड़ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे मैम इस पे क्यों नहीं अटैक करेगा, इस पे ही क्यों करेगा। अगर ये जो हाइड्रोजन है इस पर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पर, तो क्या बनने की संभावना है, H2O। H2O मतलब वाटर, तो एक सॉलिड वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट होने की पूरी संभावना जहां रहेगी तो वही न बनेगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये H+ इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहां से आपका ये पूरा वाटर सेपरेट होने की पॉसिबिलिटी है, और इस ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब वाटर निकल जाएगा तब देखो कैसे, देखो यहां पर कैसे। ठीक है, तो यहां पर जब H+ ने इस पर अटैक किया तो क्या बना, आपका बना इस तरह से C, 2 मैथिल ग्रुप यहां पर है और ये ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन
और यहाँ पर हाइड्रोजन आके जुड़ गया, इसकी लोन पेयर चली गई इस ऑक्सीजन की, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगा। अब यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा था, जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ा तो ये क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल बन गया, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई। अब ये बेचारा क्या करेगा कि बगल से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो खींचेगा तो यहाँ पर एक सॉलिड मॉलिक्यूल बन रहा है H2O, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहा है H2O, तो वो सेपरेट हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब यहां से इसने ले लिया, अब क्या बना हमारे पास? -H2O बाहर निकल गया, तो क्या बन गया? आपका बन गया ये C, 2 मैथिल ग्रुप है इससे। यहाँ पर ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेकर H2O बाहर निकला है। तो जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या होगा? वो तो अनस्टेबल हो गया ना। अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो अगल बगल देखेगा, झांकेगा कि भाई कोई है जो इलेक्ट्रॉन मुझे दे सके। तो कौन देगा उसको इलेक्ट्रॉन? जरा बताओ। इस कार्बन के पास यहाँ पर CH3 है और यहाँ पर भी CH3 है। अब यहाँ पर क्या होने की संभावना है? जरा सोचो आप लोग, दिमाग लगाओ। यहाँ पर क्या होने की संभावना है? यहाँ पर आपका शिफ्टिंग होगा, माइग्रेशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, माइग्रेशन होगा। कैसे? ये जो आपका फेनिल ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इस ऑक्सीजन से आकर जुड़ जाएगा। ये फेनिल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो यहां से ये पूरा ब्रेक कर जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है ना। तो जब ये चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहां से ये इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है फेनिल ग्रुप। क्योंकि क्यों इलेक्ट्रॉन को लेकर जा रहा है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रोफाइल है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को लेकर ही जाएगा ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को वो लेकर ही जाएगा। तो जिसकी वजह से इस कार्बन भाई साहब के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सोचो कि फेनिल ग्रुप ही इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्सीजन के पास क्यों गया? ये मैथिल ग्रुप क्यों नहीं गए इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्सीजन के पास? चलो सोच के बताओ। चलिए सोचिए कि फेनिल ग्रुप ही क्यों गया इलेक्ट्रॉन को लेकर ऑक्सीजन के पास? मैथिल ग्रुप भी तो है, उसके पास भी तो है, तो वो भी तो शिफ्ट कर सकता था, तो उसने क्यों नहीं किया? तो मैंने आपको अपने पिछले क्लासेस में बताया है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में, आप लोग जाकर देख भी सकते हो। ठीक है, मेरे वीडियो को स्क्रॉल करना, आपको मिल जाएगा उसमें। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में मैंने आपको बताया है किस ग्रुप का माइग्रेशन ज्यादा होता है, किससे प्रीफर ज्यादा करता है। जैसे जो फेनिल ग्रुप होता है, इसका जो माइग्रेटरी पावर है वो आपका CH3 ग्रुप से ज्यादा होता है। ठीक है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ये चीज मैंने आपको बता दिया है, आपको मेरे चैनल पर ये मिल जाएगा। ठीक है, फेनिल ग्रुप का जो माइग्रेशन होता है वो CH3 ग्रुप से ज्यादा होता है। ये माइग्रेशन में ज्यादा आगे जाएगा, ये पीछे। तो अगर आपका ये दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, तो इसका माइग्रेशन पहले होगा, इसका बाद में होगा। तो ये इसका जो पावर है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है, इसकी ज्यादा होती है देन मैथिल से। ये सब मैंने आपको अपने क्लासेस में बता रखा है, आप लोग वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके। ठीक है, इसलिए फेनिल ग्रुप यहाँ पे माइग्रेशन करेगा, मैथिल ग्रुप माइग्रेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर जब वो फेनिल ग्रुप चला गया इलेक्ट्रॉन को लेकर, तो क्या बना हमारे पास? CH3O, और इससे क्या जुड़ गया? बोलिए, इससे जुड़ गया बेंजीन रिंग। ये पूरा बेंजीन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो ये हो गया। अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, क्योंकि आपका बेंजीन रिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जा रहा है, देख रहे हो ना। तो इस वजह से भाई कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। अब हम यहाँ क्या करेंगे? दिखाई दे रहा है ना आपको? अब हम यहाँ पर वाटर का यूज करेंगे, H+ OH-। एसिडिफिकेशन करने के टाइम हमने H+ H2O भी तो लिया है, तो उस H2O का यूज यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अब आपका जो OH- है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये C+ इलेक्ट्रोफाइल, OH- न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या करेंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, साथ में क्या सेपरेट होगा? -H+, जहां से आया था वहां चला गया। देखो H+ यहाँ पे ऐड हो रहा है, H+ आपका बाहर यहाँ पे चला गया, निकल गया। अब यहाँ पर आपका OH- इस कार्बन से जुड़ गया, तो क्या बना? नीचे दिखाई दे रहा है आप लोग को,
यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से बना देती हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पर आपका CH, एक सेकेंड में थोड़ा सा ऊपर ही बनाती हूँ, नहीं तो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर, यहाँ बनाती हूँ CH3 CH3O, और ये आपका बेंजीन रिंग है, और इससे जुड़ गया आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब OH यहाँ पर जुड़ गया। ठीक है, OH नेगेटिव, वाटर का OH नेगेटिव इस C+ से आके जुड़ गया। मैंने ऐसे क्यों बनाया खोल के, क्योंकि मुझे अभी ट्रांसफर बॉन्डिंग वगैरह दिखाना है। तो यहाँ पर आपका ये OH जुड़ गया। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये जो आपका हाइड्रोजन है इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा। ये H+ के फॉर्म में बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव किया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और ये आपका जो है, क्योंकि ये माइनस के फॉर्म में ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया तो ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, O नेगेटिव pH रिंग। फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल आयन होता है। तो कोई भी स्पीसीज अपने आप को क्या करना चाहती है, स्टेबल करना चाहती है। तो भाई इसको मौका मिल रहा है स्टेबिलिटी बढ़ाने का, तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ से ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को खींचा, तो ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, वो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, इसलिए ये यहाँ से ब्रेक करेगी। ठीक है, और जब यहाँ से ब्रेक करेगी तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, फिर से समझो। ठीक है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, इसलिए मैं समझा रही हूँ, दोबारा समझ लो। ऐसे भी आप समझ सकते हो, और भी आसान तरीका बताती हूँ कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये आपका हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। टेल हेड टेल हेड टेल हेड, मतलब सिंक्रोनाइजेशन जो है वो सही है, कल भी मैंने आपको बताया था अपने क्लास में। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, वो H+ के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये जो ऑक्सीजन है वो बेंजीन रिंग से अटैच है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये फिनॉक्साइड आयन बना के अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाए। तो ये क्या करेगा, इस बगल से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर O पर आपका नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो आपने H+ निकाला है वो H+ यहाँ पर आके जुड़ जाएगा और बन जाएगा फिनॉल। और यहाँ पर जो कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहा था, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, और ऑक्सीजन पे क्या आ रहा था, नेगेटिव, क्योंकि H+ निकल रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो बन जाएगा एसीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, मैं नीचे की तरफ बना देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना हो, पूरा का पूरा पानी की तरह क्लियर होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जैसा है वैसे ही मैं दिखाती हूँ ताकि आपको पानी की तरह समझ में आए, क्लियर कट। ओके, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O बन गया, ये पूरा यहाँ से भी सेपरेट हो गया और यहाँ से भी सेपरेट हो गया। साथ में क्या बना आपका O, और इससे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपका फिनॉल, ये फिनॉल बन गया, ये एसीटोन बन गया। ये है इसकी मैकेनिज्म, जैसे है वैसे ही मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, लेकिन आप इसको अच्छे से बनाइएगा, वो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कौन एटम कहाँ पे जा रहा है। तो अच्छे से आप बनाइए। एसीटोन बनेगा बाई प्रोडक्ट में, और मेन प्रोडक्ट में आपका बनेगा फिनॉल। नीचे का दिख रहा है ना, OH फिनॉल, और ये एसीटोन। एसीटोन बनाने का मेथड भी हो गया ये। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया ना। सबसे पहले क्यूमीन का हम होमोलिटिक क्लीवेज करेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएंगे, फिर उसका हाइड्रोलिसिस करो या एसिडिफिकेशन करो और वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालो। उसके बाद आपका माइग्रेशन, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे होगा 1,2-फेनिल शिफ्ट। 1,2-फेनिल शिफ्ट, पीएच का मतलब क्या होता है, फेनिल ग्रुप। तो 1,2-फेनिल शिफ्ट होगा और ये बन जाएगा। उसके बाद जब हम इसकी H2O से रिएक्शन कराएंगे तो आपका एसीटोन और फिनॉल सेपरेट हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि गिग्नार्ड रिएजेंट के हेल्प से हम फिनॉल को
कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का केमिकल प्रॉपर्टी भी हो जाएगा, फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी हो जाएगा। एक तीर से दो निशाने। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है RMgX। ठीक है, और यहाँ पर जो मेटल का जो पोर्शन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो एल्किल ग्रुप होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। ओके, अब इस RMgX से PHMgX बना, इस PHMgX से आप फिनॉल को बनाएंगे, PHOH को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया है क्लोरोबेंजीन को। अब इस क्लोरोबेंजीन में कहीं पर भी मेटल दिख रहा है, Mg दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, इसलिए हमको पहले मेटल को ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को लेंगे, ड्राई ईथर का सॉल्यूशन लेंगे और इनकी रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, यहाँ पर Mg हो गया और यहाँ Cl हो गया, तो आपका बन गया PHMgX, मतलब ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई बात समझ में? तो क्लोरोबेंजीन की हेल्प से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बना लिया, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि हमें तो फिनॉल बनाना है। ठीक है, फिनॉल में एरोमेटिक रिंग होता है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन गैस का यूज करेंगे। ठीक है, हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन गैस का एक एटम क्या करेगा, वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है। ठीक है, और जुड़कर यहाँ पे क्या बनेगा, कोई भी बड़ा मैकेनिज्म यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ आके जुड़ जाएगा और आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा OMgCl, ये बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक ही ऑक्सीजन यूज हो रहा है, एक ही ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में इंसर्ट हो रहा है, इसको इंजर्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, एक ऑक्सीजन आके यहाँ पर आके जुड़ गया। क्यों जुड़ा यहाँ पे आके, क्योंकि भाई मैंने आपको कई बार बताया कि कोई भी आयन, कोई भी स्पीसीज, कोई भी मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है, तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ जुड़ जाएगा, तो एक बहुत ही फेमस आयन बनने की संभावना है जो मोर स्टेबल होता है। कौन सा आयन, फिनॉक्साइड आयन, जो मोर स्टेबल होता है, तो वो बनने के लिए ही ऑक्सीजन यहाँ पर आके जुड़ गया, और इस ऑक्सीजन से फिर क्या जुड़ गया, MgCl, इंसर्ट हो गया ऑक्सीजन इस बॉन्ड में, इस कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जाकर इंसर्ट हो गया, घुस गया। आई बात समझ में? तो ये बन गया आपका। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H+ H2O लो या HOR और या H2O लो। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करो या एसिडिफिकेशन कराओ, तो यहाँ का जो OH है, OH- वो इस प्लस पार्ट पर आएगा, और जो H+ है, ठीक है, जो H+ है वो इस नेगेटिव पार्ट पर आके जुड़ जाएगा और यहाँ से ब्रेकिंग हो जाएगी। आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा होगा, तो बहुत ही इजी रिएक्शंस होते हैं, उसके हाइड्रोलिसिस लास्ट पे कराना होता है कि H2O लेते हैं, H+ जो होता है वो नेगेटिव पार्ट पे, OH- जो होता है वो मेटल से आके जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बन जाता है, क्या बन जाएगा बताइए, फिनॉल, और साथ में क्या बन गया आपका, MgOH ये बाई प्रोडक्ट बन गया और ये आपका मेन प्रोडक्ट बन गया फिनॉल। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपने कैसे बनाया फिनॉल, आपने हवा में उपस्थित ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन कराया, इंजर्शन रिएक्शन, एक ऑक्सीजन का एटम कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में आके जुड़ गया और ये बन गया आपका इंटरमीडिएट। उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे, H2O से रिएक्शन कराएंगे, तो ऑक्सीजन पर, चूंकि ये यहीं से ब्रेक क्यों कर रहा है, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन बना रहा है जो मोर स्टेबल है। ये फिनॉक्साइड आयन H+ से रिएक्शन करेगा और फिनॉल बनाएगा, और MgCl के ऊपर जो प्लस चार्ज है वो OH- से रिएक्शन करके ये बाई प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, फिनॉल प्रिपरेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है डॉस प्रोसेस। ठीक है, ये आपके वाइवा में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है और रेगुलर एग्जाम में तो पूछा ही जाता है कि डॉस प्रोसेस से हम फिनॉल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, डॉस साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, डॉस प्रोसेस। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाया जाता है। इस प्रोसेस में, इस डॉस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से फिनॉल को बनाया जाता है और ये एक इंडस्ट्रियल टेक्निक है, इंडस्ट्रियल मेथड है फिनॉल को बनाने का, क्योंकि इसमें पैसे कम लगते हैं, सस्ता होता है, तो इसलिए इसको इंडस्ट्री में बनाते हैं फिनॉल के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका डॉस प्रोसेस है और ये जो बॉक्स में मैंने बनाया है इसको भी लिख लीजिएगा, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनता है डॉस प्रोसेस में। तो वाइवा में पूछ सकता है कि डॉस प्रोसेस क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप लोग
कि इस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल को बनाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज द इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। ओके, ये बताना जरूरी था क्योंकि ये भी पूछ सकता है कि फिनॉल बनाने के लिए इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा होता है, तो डॉस प्रोसेस। क्यूमीन से भी बना सकते हैं, वो भी इंडस्ट्री में यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन को लेते हैं, साथ में हम फ्यूमिंग NaOH लेते हैं। फ्यूमिंग NaOH मतलब जो आपके लैब में जो पुराना NaOH का बॉटल बीकर रखा होगा, उसके ऊपर आप थोड़ा सा देखेंगे धुंधला धुंधला वाइटिस लगता है, वही है आपका फ्यूमिंग NaOH, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है, 673 केल्विन टेम्परेचर, बहुत ज्यादा। प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर, प्रेशर भी बहुत ज्यादा। ऐसे नहीं कि NaOH लिया, क्लोरोबेंजीन लिया और रिएक्शन करा दिया, नहीं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए, प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए, तब जाकर हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सब आपका काम कहाँ हो सकता है, इंडस्ट्री में ही हो सकता है। इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर लैब में तो होगा नहीं, इंडस्ट्री में ही हो पाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि Cl जो है वो Na के साथ मिलकर NaCl के रूप में निकल गया, OH माइनस जो है चूंकि ये बेस है तो OH माइनस यहाँ के जुड़ गया, बन गया फिनॉल। इतना इजी होता तो भाई क्या ही बात होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी रिएक्शंस करने के लिए ना बीच में हमारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उसके बाद लास्ट में प्रोडक्ट बनता है। ये केमिस्ट्री है, ये केमिकल रिएक्शंस है, इतना इजी नहीं होता है, बहुत कुछ होता है रिएक्शंस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली तो आपका OH यहाँ जुड़ेगा, फिनॉल बनेगा, लेकिन बीच में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा, फेमस इंटरमीडिएट फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, जो मोर स्टेबल होता है। और इसके साथ Na+ भी अटैच होगा, जो आएगा आपका यहाँ से, क्योंकि Na+ है, ये OH माइनस है, तो यहाँ पर Na+ क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ O-, कैसे हुआ सब मैं बताऊंगी, टेंशन मत लो। O- Na+ बन गया, ये हो गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट बन गया। अब सोडियम फिनॉक्साइड जैसे ही बना, वैसे ही आंख बंद करके फटाक से क्या कीजिए आप लोग, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो या इसका एसिडिफिकेशन करा दो, ठीक है, HCl से रिएक्शन करा दो। तो जब HCl से इसका रिएक्शन कराएंगे, चलिए इसे कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए मैं केवल HCl ही लिखती हूँ। ओके, अब यहाँ पर मैंने मिनरल एसिड को ले लिया, H+Cl-, तो यहाँ पर Cl- अब जाकर Na से मिला और माइनस NaCl के रूप में अलग हो गया, और इस O के पास नेगेटिव है, यहाँ पर H+ है, अब जाकर आपका मेन प्रोडक्ट फिनॉल हमें मिल गया। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि फर्स्ट से आप NaOH को ब्रेक किए, OH- को अटैच कर दिया, ऐसा नहीं होता है, बीच में इंटरमीडिएट बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका O- से H जुड़ गया तो फिनॉल बन गया, और NaCl के साथ मिलकर NaCl बना दिया, ठीक है, ये प्रोसेस है आपका। अभी इसकी मैकेनिज्म भी देखेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलिए इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है, लेकिन क्लोरोबेंजीन फिर कैसे बनेगा, तो क्लोरोबेंजीन को बनाने के लिए हम यूज करेंगे बेंजीन का। बेंजीन का जब हम क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस और लैविश एसिड AlCl3 FeCl3, याद आ रहा है, मैं सब मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बेंजीन से बन जाती है। अब इस क्लोरोबेंजीन से हम क्या बनाएंगे, फिनॉल डॉस प्रोसेस में। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म इसका। ऊपर से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि जगह नीचे नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ओके, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर फ्यूमिंग NaOH को लेते हैं, जो क्या है, एक बेस का काम कर रहा है। NaOH में आपका Na+ है, OH- है, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन में आर्थो पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्यों? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -I इफेक्ट की वजह से ये H+ इजीली बाहर निकल सकता है। ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा देन दिस हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर H+ जो होगा वो OH- के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा -H2O के फॉर्म में। ये है बेस OH- और ये है H+, क्या निकल गया आपका H2O। तो क्या बचा, तो यहाँ पर आपका बचा
कि बेंजीन रिंग पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि H प्लस बाहर निकल गया है। अब यहाँ पर ये चीज बचा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये माइनस चार्ज जो है वो इधर मूव करेगा और ये क्लोरीन अपनी इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर की तरफ निकल जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि क्लोरीन क्या है? गुड लिविंग ग्रुप होता है। प्लस ये क्लोरीन को दिख रहा है ये सोडियम प्लस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये क्लोरीन गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो वो Cl माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जिसके वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारा एक फेमस इंटरमीडिएट बनेगा। मैंने इसको पढ़ाया है आपको, ओके? मैंने इस इंटरमीडिएट को अच्छे से पढ़ाया है। अगर आप मेरे रेगुलर के स्टूडेंट हो, ठीक है, रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर ये आपका बन गया एक फेमस इंटरमीडिएट बेंजाइन। बेंजाइन जो अनस्टेबल है, ठीक है, क्या है? अनस्टेबल है। तुरंत बना, तुरंत ही फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा अनस्टेबल स्पीसीज। तो यहाँ पर ये बेंजाइन बन गया। अब ये बेंजाइन क्या करेगा कि आपका वापस से NaOH, क्योंकि आपने जो मीडियम लिया है वो क्या है? फ्यूमिंग NaOH का है ना, तो एक ही मॉलिक्यूल थोड़े ना होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे NaOH के। तो अब NaOH का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पर इसका यूज होगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये जो आपका बेंजाइन इंटरमीडिएट है वापस ये यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, डेवलप होगा, ब्रेकिंग होगी। तो क्यों ब्रेकिंग होगी? क्योंकि यहाँ पर बेस है, इस वजह से। तो यहाँ पर OH माइनस जो है, ये OH माइनस इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर लेगा, इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा आपका? बताओ क्या बनेगा आपका? यहाँ बन जाएगा O और यहाँ पर H, ठीक है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। यहाँ फिनॉल नहीं बना है, अभी घबराओ मत, फिनॉल नहीं बना है यहाँ पे। ये इधर मूव किया तो इस पर नेगेटिव आया, इस पर पॉजिटिव आया, इस बेस का OH माइनस आके इस पे जुड़ गया, इस कार्बन पे आके जुड़ गया। अब फिनॉल में यहाँ पे नेगेटिव थोड़े ना होता है, तो इस कार्बन पे नेगेटिव है, इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ पर होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। फिनॉल नहीं बना है अभी। जो बच्चे सोच रहे हैं कि फिनॉल बन गया, नहीं नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन रिंग पर नेगेटिव है, तो कहाँ से फिनॉल बना? फिनॉल के लिए पूरा न्यूट्रल होना चाहिए, ओके। तो प्रोटॉन ट्रांसफर कैसे होगा कि आपका ये ऑक्सीजन है, ये किस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा? जब यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा तो वो रिजोनेंस स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, होगा ना। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है और अपने आप को रिजोनेंस स्टेबलाइज करने के लिए बगल से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ पर ये H प्लस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि O नेगेटिव है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? रिंग पे घूमेगा ना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस फिनॉक्साइड आयन बनाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो ये बगल से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो इस पर नेगेटिव आ गया, इस पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। एरो का डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा कि उल्टा पुल्टा नहीं बनाना है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव के पास जाता है। तो इस तरह से आप बना लेंगे तो आपका ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ऐसे प्रोटॉन ट्रांसफर मतलब H प्लस का ट्रांसफर। अब ये जो H है वो यहाँ पे आके जुड़ गया और आपका बन गया फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पर H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, सब जगह H है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे हटा देती हूँ क्योंकि ये पूरा न्यूट्रल बेंजीन रिंग मुझे दिखाना है, ओके। ये हाइड्रोजन आके इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, पूरा बेंजीन रिंग अपना अच्छा खासा बन के रेडी हो गया और ये फिनॉक्साइड आयन। अब यहाँ पर जो सोडियम प्लस बचा हुआ है ना, वो आकर यहाँ पर इसके साथ जुड़ गया O नेगेटिव के साथ। तो हमारे यहाँ पे क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बनाना तो भाई बच्चों का काम है। HCl ले लीजिए, मिनरल एसिड, H प्लस Cl माइनस, और क्या कहोगा? अब ये NaCl बाहर निकल जाएगा माइनस NaCl के फॉर्म में और H प्लस आके इससे जुड़ जाएगा और बन गया आपका फिनॉल, ठीक है। OH, ये बन गया आपका फिनॉल, साथ में आपका NaCl बाहर निकल गया। तो यहां तक तो मैंने कई बार आपको बता दिया है, एक बार शुरू से देख लीजिए।
क्लोरोबेंजीन में जो आर्थो पोर्शन पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, इस वजह से वो निकल जाएंगे H+ के फॉर्म में, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -I की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो H+ निकलेगा। और जो आपने बेस लिया है NaOH, तो उसमें OH- इस H+ के साथ मिलकर H2 के फॉर्म में बाहर। अब इस कार्बन पे नेगेटिव आ गया। ये जो क्लोरीन है ये एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, साथ में Na+ भी है यहाँ पर, तो उसको भाई दिख रहा है Na+, तो Cl- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, या ऐसे कह सकते हो कि ये नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये आपका बना दिया बेंजाइन इंटरमीडिएट, जो अनस्टेबल होता है। ये क्या है? बेंजाइन इंटरमीडिएट। अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बेंजाइन इंटरमीडिएट इससे रिएक्शन में बनता है। किसमें? डॉस प्रोसेस में। ये भी आपका वाइवा में पूछ सकता है कि डॉस प्रोसेस में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो बेंजाइन इंटरमीडिएट। अब यहाँ से फिर से ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं, क्योंकि NaOH हमारा यहाँ पे मीडियम है। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आया तो OH- यहाँ आके जुड़ गया, लेकिन इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अभी फिनॉल हमारा नहीं बना है, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव है। अब यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ये वाला H यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो आपका, और यहाँ पर O पर नेगेटिव है, तो ये सोडियम प्लस आके जुड़ जाएगा। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि H+ बाहर निकल रहा था, तो ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड, उसके बाद फिनॉल। ठीक है, नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट जो प्रिपरेशन का मेथड है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हम फिनॉल को कैसे बनाते हैं। तो जब मैं फिनॉल चैप्टर स्टार्ट की थी तो उसमें ही ये टॉपिक आया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया था। तो मैंने पहले लेक्चर में ही मैंने बता दिया है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनता है। काफी लंबा बताया था मैंने, मैकेनिज्म के साथ बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है वो क्या है, क्योंकि आज क्लास में हमारी जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फिनॉल का वो खत्म होने वाली है, कल से हम न्यू टॉपिक को पढ़ेंगे। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H5SO3H, इसको हम बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसी से हमें क्या बनाना है? C6H5OH को बनाना है, इसलिए मैंने इसको ब्लू बॉक्स में लिखा है। यहाँ पर देखिए ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है कंसंट्रेट H2SO4 को जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ लेते हैं तो इसे हम ओलियम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है H2H2O7। ठीक है, तो ओलियम का फॉर्मूला बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, कंपटीशन में तो बहुत ही ज्यादा आता है। कंपटीशन में ओलियम का एग्जाम में बहुत आता है कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। H2H2O7 याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर चेंज कर देता है एग्जामिनर और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो H2H2O7 ओलियम का फॉर्मूला होता है, या अगर ये याद नहीं हो पा रहा है तो इसको याद कर लो, H2SO4 प्लस SO3। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड सबसे पहले हम बनाते हैं बेंजीन से, उसके बाद हम फिनॉल को बनाएंगे। तो बेंजीन को लिया है और साथ में हमने लिया है ओलियम को, H2H2O7 को। टेम्परेचर हम हाई रखेंगे और सल्फोनेशन कराएंगे बेंजीन का 353 केल्विन टेम्परेचर में। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर SO3H ग्रुप आकर जुड़ जाएगा। ये SO3H कहाँ से आया? तो आपका जो फॉर्मूला होता है H2SO4 का, ठीक है, H2SO4 का क्या होता है फॉर्मूला, याद है ना कि नहीं? इसका स्ट्रक्चर याद है? फॉर्मूला नहीं, स्ट्रक्चर। ओके, आप लोग भी हंस रहे होंगे ना, जल्दी जल्दी में आदमी बोल देता है क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है। H2SO4 का जो आपका फॉर्मूला स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है, HOS डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस H2SO4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, HOSO3H लिख सकते हैं, और यहाँ से ब्रेक कराकर यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, अगर आपने पढ़ा होगा बेंजीन के चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, उसमें ये आएगा। ठीक है, तो SO3H जो होता है इस पे प्लस चार्ज, ये पूरा जो है इस बेंजीन के हाइड्रोजन को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा और वहां पे आके जुड़ जाएगा। इस बेंजीन के हाइड्रोजन को निकालकर H+ को निकालकर SO3H+ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? सल्फोनेशन हो रहा है और क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कहाँ पर आएगा आपका? बेंजीन का जो आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें ये आएगा। ठीक है, तो ये आपका SO3H आपका आ गया।
अब यहाँ से क्या होगा कि जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, वहां पे हमने मीडियम लिया है बेस का, तो इसका H जो है इस OH के साथ मिलकर H2O के रूप में निकल गया, बचा Na+, ये Na+ यहाँ पर आकर इस SO3- पे जुड़ गया और ये H+ इस OH- के साथ मिलकर H2O के रूप में सेपरेट हो गया। अब बना आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, क्योंकि यहाँ पे साल्ट बन गया ना Na+ और यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव मतलब साल्ट, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब इस सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का हम दोबारा से रिएक्शन करवाएंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये याद रखिएगा कि यहाँ पर एक यूज हो रहा है, यहाँ पर 2 यूज हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर, तो आपका Na2SO3 बाहर निकलेगा। यहाँ पर एक और N आएगा और Na2SO3 बाहर निकल जाएगा, साथ में वाटर भी निकल जाएगा और आपका O- आ जाएगा, सोडियम प्लस आ जाएगा और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। आप सोच रहे होंगे कैसे होगा, सब बताया है मैंने पहले लेक्चर में फिनॉल का पहला लेक्चर मेरा देखिए, अभी जाकर देखिए वीडियो में, तो आपको मिलेगा वहां पे डिटेल से 7 स्टेप का मैकेनिज्म मैंने बताया है पूरा खोलकर बढ़िया से, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रिपीट ना करूँ इसको, अगर आपको देखना होगा तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया। फिर ये पूरा आपका सोडियम फिनॉक्साइड से कैसे बनेगा फिनॉल, ये तो आपको ऐसे ही पता है कि उसका हम HCl से रिएक्शन करा देंगे, NaCl बाहर निकल गया, फिनॉल बन गया। तो ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। तो पहले हम बेंजीन से सल्फोनेशन करा के बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएंगे, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, फिर से हम 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसके बाद तो कहानी आसानी है, ठीक है। अब इसका पूरा जो मैकेनिज्म है वो 7 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, मैंने बताया है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल कैसे बनता है, ये लेक्चर 1 में मैंने इसका पूरा मैकेनिज्म बता दिया है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लेक्चर 1 अटेंड नहीं करना चाहते होंगे, तो उनको मैकेनिज्म फिर भी करना है। तो मैंने यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म 7 स्टेप में कर दिया है उन बच्चों के लिए, ठीक है, जो नहीं जाना चाहते लेक्चर 1 में, फिनॉल के लेक्चर 1 में, ओके। चलिए, तो यहाँ पर मैंने 7 स्टेप में कर दिया है और मैं यहाँ पे समझा देती हूँ क्योंकि काफी देर भी हो गया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। तो पहले स्टेप में क्या है कि H2SO4 है और ये है SO3, ओके। ये है पूरा आपका, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ओलियम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ये चीज देख रहे हो ना आप लोग, तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो जाएगा, ये सल्फर पे पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पर चूंकि H2SO4 है तो H+ को रिलीज करेगा, एसिड है तो H+ को रिलीज करेगा, तो ये H+ इस O- के पास आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये H+ O- के साथ जुड़ गया तो क्या बनाया, OH बनाया, और साथ में क्या ये O जो है इस S से भी जुड़ा हुआ है ना, और इस S से 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी अटैच है। बात समझ में आ रही है ना, कि यहाँ पर नेगेटिव हुआ, ये एसिड जो है H2SO4 ये H+ को रिलीज किया तो ये आके से जुड़ गया यहाँ पे। अब ये ऑक्सीजन सल्फर से अटैच है तो यहाँ पर सल्फर से अटैच है, इस सल्फर के पास 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है तो यहाँ पर 2 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पीसीज बनी इसे हम बोलते हैं सल्फोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलते हैं, सल्फोनियम आयन, जो एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। साथ में आपका ये आयन भी मिला HOS डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड O पर नेगेटिव चार्ज, इसका उतना रोल नहीं है, इसी का ज्यादा रोल है, ठीक है। तो अब सेकेंड स्टेप में आपका बेंजीन आपने लिया और ये सल्फोनियम आयन अटैक किया इस बेंजीन पे, क्योंकि बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करेगा, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके साथ आके जुड़ जाएंगे और इस तरह का स्पीसीज बनेगा कि नहीं। कैसे, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे तो इस पर नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये मूव करके इसके पास आ गया और यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। इस बेंजीन के पास ऑलरेडी हाइड्रोजन है तो वो ये वाला हाइड्रोजन है, लेकिन घाटा किसका हुआ, घाटा इस कार्बन का हुआ, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो इस कार्बन पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज है, वो मूव करके यहाँ आएगा फिर वो यहाँ आएगा, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसका आप स्ट्रक्चर आप और भी बना सकते हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज दिखाना है इसको, ठीक है, इसको आपको रेजोनेंस स्टेबलाइज दिखाना है, इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा काफी देर तक। उसके बाद क्या होगा, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। ये H+ जो है, सॉरी ये H जो है ये यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है,
सॉरी, यहाँ पर जो आपका देखो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और H प्लस बाहर निकल जाएगा, वही बात है, ठीक है। क्योंकि इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ऑलरेडी है ना, इस कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन की कमी थोड़ा ना, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये बगल के जो आपके कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ मूव कर जाएंगे और H प्लस आपका बाहर निकल जाएगा। आई बात समझ में? चलो, अब यहाँ पर आपका फिर से आप बेंजीन रिंग बन गया और ये हो गया SO3H, तो इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर? आगे देखो, फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि जो H प्लस निकला है वो इसके साथ मिलकर H2SO4 वापस से बना लेगा, जहां से आया था वहां चला गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है, क्योंकि एसिड है तो H प्लस को रिलीज करेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। तो H प्लस यहाँ से निकला, आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया है तो OH के साथ मिलकर H2O बना लिया और सोडियम प्लस इस O नेगेटिव के पास आके जुड़ गया और बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, नोट भी करते चलिए। सिक्स्थ स्टेप में क्या होगा कि सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो बना है, फिर से 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे 573 केल्विन टेम्परेचर पर। ठीक है, ये किसी बुक पे नहीं दिया है, ठीक है, बहुत मेहनत से मैंने इसको लिखा है, आप लोग भी आराम से लिख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड 573 केल्विन टेम्परेचर पर क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन देख रहे हो ना, वो ऑक्सीजन इस सल्फर से ही अटैच है, वो हवा से नहीं आया है। इस सल्फर से जो ऑक्सीजन अटैच है वही वाला ऑक्सीजन ये है। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप जो होगा SO3Na, इस Na के साथ मिलकर NO2SO3 बना लेगा और आपका ये जो OH है, इस H मीडियम में बहुत कुछ है, तो यहाँ पर H2O भी रिलीज हो रहा है और ये Na जो होगा इस O नेगेटिव के साथ मिलकर ONa बना लेगा। ये जो ऑक्सीजन है, इस सल्फर से जो ऑक्सीजन अटैच है ना, वही वाला ऑक्सीजन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड आपका मिल गया और Na2SO3 आपका मिल गया। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड से आपका फिनॉल कैसे बनेगा, HCl से रिएक्शन करा दीजिए। तो ये पूरा मैकेनिज्म है। यहाँ पर भी 2-3 स्टेप है, अभी 2-3 स्टेप और है, लेकिन मैंने थोड़ा सा कम किया है स्टेप्स को। ठीक है, वैसे भी ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, तो ये थी मेरी आज की क्लास जिसमें आपने पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट क्लास में हम फिनॉल के बारे में और पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी मेहनत अच्छी लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा पहुंचे। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें ऐसे ही वीडियोस को बनाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।